नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब नर्सिंग घोटाला व्यापम घोटाले को भी पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार विधानसभा में नर्सिंग घोटाले की गूंज है। कल विधानसभा में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने नियमों को शिथिल करके ध्यानाकर्षण पर 4 घंटे नर्सिंग घोटाले पर चर्चा कराई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो चर्चा हुई है उसमें सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब आया है वो जवाब टेक्निकली गलत है, उसके अंदर आंकड़े गलत है, उसके अंदर जानकारी गलत है। और आज जब विधानसभा में बजट पेश हुआ उस समय पूरे समय कांग्रेस के विधायक इस बात को लेकर हंगामा मचाते रहे कि जो गलत जानकारी दी गई है उस पर सरकार कोई एक्शन ले या विधानसभा सचिवालय कोई एक्शन ले। आज हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। हम उनसे समझते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि घोटाला हुआ है, बीजेपी कह रही है घोटाला हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने घोटाला किया है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने घोटाला किया है। यदि घोटाला हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और दूसरा एक बड़ा सवाल है आज मेरा, वो ये कि विधानसभा में जो 1 घंटे की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ 4 घंटे लगातार इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ना किसी अधिकारी को दोषी माना गया, ना किसी मंत्री को दोषी माना गया, ना किसी आईएएस को दोषी माना गया। आखिर इतने बड़े घोटाला हो जाने के बाद भी दोषी कौन है ये कब पता चलेगा? हालांकि इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने शुरू की थी, लेकिन आपने देखा नर्सिंग कॉलेज खोलने वाले इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को खरीद लिया। वो रंगे हाथ पैसे लेते, रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। अब उम्मीद किससे की जाए? क्या व्यापम की तरह ही नर्सिंग घोटाले के सारे आरोपी पकड़ में नहीं आएंगे, या उसकी तरह ही अब लोगों की मौतें शुरू हो जाएंगी? क्योंकि हमने देखा कि व्यापम घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी थी 30 से 40 लोगों की मौतें हुई थी। क्या नर्सिंग घोटाला भी दूसरा व्यापम बनने वाला है? अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, जो स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई है, मध्य प्रदेश अभी सबसे पहला डंपर कांड का दाग लगा, उसके बाद व्यापम का दाग लगा, उसके बाद में अब ये नर्सिंग का बड़ा दाग मध्य प्रदेश सरकार पर लगने जा रहा है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश घपले घोटालों का राज बनता जा रहा है? पूरे देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है। रेत खनन के मामले में तो मध्य प्रदेश ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं। 4-5 दिन से दैनिक भास्कर लगातार छाप रहा है कि किन किन जगह पे रेत खनन हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह हथियारबंद लोग खड़े हुए हैं। उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है और अब केवल और केवल नर्सिंग घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश, धूल डालने की कोशिश। वास्तव में आपको लगता है कि इसमें आरोपी पकड़े जाएंगे? रविंद्र जी, आरोपी तो तब पकड़े जाएंगे जब आरोपी होंगे। आप उन्हें आरोपी मत कहिए, वो प्लेयर हैं। और प्लेयर वो हैं कि जिसमें सरकार शामिल है, दलाल शामिल हैं। इसलिए आरोपी कौन है? जब मिल बांट के सबने तय करके ये किया है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ये छात्र विरोधी है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अन्यथा जो व्यापम घोटाला जिसकी बात आपने कही, वो इस नर्सिंग घोटाले का बाबा है, ग्रैंडफादर है। बीच में जो हुए हैं भाई, लोक सेवा आयोग के भी घोटाले हुए थे, वहाँ भी गड़बड़ हुई है। तो मध्य प्रदेश में छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ शुरू हुआ 2003 के बाद से आज तक जारी है और सब हिस्सेदार हैं उसमें। अन्यथा मैं कहता हूं, मुझे बाद में फांसी चढ़ा देना। जितने लोग रहे हैं सरकार में, उनकी एक बार संपत्ति की जांच करा लो। तब के मुख्यमंत्री जिनसे डंपर से शुरू हुआ वो, और आज तक के, आज के 6 महीने वाले, सब शामिल हैं, सबको हिस्सा मिलता है। इसलिए चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो भर्ती हो, सारे घोटाले में सब शामिल है। अन्यथा एक बात बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री जो कहे मैं नर्मदा का पुत्र हूं, जो नर्मदा को जीवित व्यक्ति का दर्जा दे और उसके सामने नर्मदा को गोद गोद के छलनी कर दिया जाए, फिर उसके मुंह में जवान नहीं बचे, क्या मतलब है इसका? कौन नहीं जानता नर्मदा में कहां कहां की कंपनियां आके ठेके ले रही हैं? दिल्ली में पैसा जा रहा है उन ठेकेदारों का। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि एक संगठन की आलीशान इमारत बन रही है, 5 स्टार नहीं 8 स्टार। उस इमारत में जो पूरा पैसा है वो कहाँ से जा रहा है? ये पाइपलाइन जुड़ी है इलीगल पैसे की जो दिल्ली तक जाता है। और मुझे तो जानकारी है कि संघ के लोग और वो जो समन्वय का काम करते हैं वो टेबल पे बैठ के हिसाब लेते हैं कि किस में कितना आया, कहाँ से कितना गया, किसके पास गया। तो जब ये स्थिति होगी
तब व्यापम हुआ, व्यापम में सबने बचाने की कोशिश की, 46 लोग मरे थे, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ, पर एक भी वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जिसके पास पैसा पहुंचा। पकड़ा, सॉल्वर पकड़ लिया, या जिसने पैसे दिए तो उसे पकड़ लिया। गरीब आदमी जिसने ज़मीन बेच के पैसे बेटे को पास कराने के किसी दलाल को दिए, ठीक है, उसकी गलती थी, वो तो जेल गया, लेकिन वो पैसा जिसने जीमा जो खाया उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो पूरा नर्सिंग घोटाला है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग का है, और यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पिछले 4 साल से बैठे हुए हैं जिन्हें करोड़ों रुपया तनख्वाह मिली होगी इस दौरान। क्या कारण है कि अब सरकार कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है? सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई के लोग बिक गए हैं, फिर हाई कोर्ट ने फिर से एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है कि उनकी देखरेख में जाँच हो रही है, जो रिटायर न्यायाधीश हैं। क्या गारंटी है कि ये लोग भी नहीं बिक जाएंगे जो कमेटी बनी है? या अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार उन अधिकारियों को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं उन पर जिम्मेदारी डाल रही है जिनके कार्यकाल में, जिनके रहते ये घोटाला हुआ है? रविंद्र जी, मेरा ये कहना है कि जब सब चोर हैं, मंत्री अफसर सब चोर हैं, जब सबने हिस्सा बांटा है तो पकड़ा कौन जाएगा? क्योंकि जो पकड़ा जाएगा वो ऊपर वाले का नाम बताएगा। चपरासी ने अगर 100 रुपये लिए हैं और उसके साहब के पास 1 लाख रुपए पहुंचे हैं, तो अगर 100 रुपये का हिस्सा और 1 लाख का बराबर ही है, क्योंकि चोर दोनों हैं। और चपरासी को पीट के मारोगे तो वो कह देगा लाख तो अंदर गए, इसलिए किसी को कुछ नहीं होने वाला, सब बचाएंगे क्योंकि सबने पैसे लिए हैं। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपने अफसरों की कही, मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत भोपाल में कितने फर्जी अस्पताल खोले गए, 50% की शेयर होल्डिंग थी, फर्जी भर्ती करो, बिल लगाओ और ले जाओ, चलो आपको अब दिखा देंगे कितने अस्पतालों आज उनमें भर्ती नहीं हो रहे। अफसरों ने नेताओं से ज़्यादा लूटा है। मैं बार बार कहता हूं कि नेता 5 साल 10 साल, बहुत हुआ तो 15 साल, लेकिन अफसर 35 साल, कम से कम 35 साल लूटता है। और मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों ने जिस तरह मध्य प्रदेश को दुहा है, उसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं, भोपाल के आसपास के जमीनों के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कहाँ से लाए पैसे, कहाँ से आया इतना। हर जो बड़े नाम है, जितना मंत्री के पास नहीं गया उससे 3 गुना उन्होंने रखा है। अरुण जी, मेरे को ये बताइए कि कमलनाथ जी की सरकार बीच में 1.5 से 2 साल के लिए आई थी, सवा साल के लिए आई थी, उसमें ईडी, इनकम टैक्स सब यहाँ एक्टिव हो गए थे, उन्होंने छापे भी मारे। तो क्या मध्य प्रदेश में अब इतनी ईमानदारी हो गई है कि अब सारे अधिकारी दूध के धोले हैं, ना कहीं छापा पड़ रहा है, ना फंड मैनेजरों को कोई देख रहा है? आप कह रहे हो कि हर जगह पैसा लूट मची हुई है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और ये सब बैठे हैं चुपचाप। ये जो पूरे देश में गंभीरता से आप देखिए, जितने भाजपा के आलीशान 7 स्टार भवन बने हैं पूरे देश में, वो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया? प्रधानमंत्री अगर ईमानदार होते तो जितनी ईडी, सीबीआई और संस्थाएं केजरीवाल, सोरेन और इन पे घूमी हैं, उसका अगर 2% वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में घुमा देते, हरियाणा में घुमा दें, गुजरात में देख लें, महाराष्ट्र में देख लें, नहीं करेंगे। वहाँ वो बिल्कुल नेत्रहीन हो जाते हैं, धृतराष्ट्र हो जाते हैं, वो अपने बीच का नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको सब पता है। और इसीलिए तो आप जरा पता करिएगा, आते हैं लोग हिसाब करने, काली कमाई का हिसाब जुओं के अड्डों पर होता था या क्लबों में होता है, यहाँ तो सीएम हाउस में होता है। आप अभी कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम फंड मैनेजर टेबल पे बैठ के एक एक पैसे का हिसाब ले रहे हैं, तो बेचारे विश्वास सारंग से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? वो अकेला दोषी कैसे हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिस्सा सबका रहा है, अकेले विश्वास सारंग नहीं खा गए, लेकिन विश्वास सारंग ने थोड़ी दादागिरी की है, मनमानी की है और एक्सपोज हो गए हैं। चोर पकड़ा जाता है तभी पिटता है, जब तक नहीं पकड़ा जाता है। और आज विश्वास सारंग क्यों पिट रहे हैं? कल भी सदन में, आज भी सदन में उन पर जो गाली पड़ी है, जिस तरह का उनके प्रति जो व्यवहार रहा है, भाई कल की घटना को देख लीजिए आप। सरकार, अब सबसे बड़ी चीज जो है कि लोकसभा विधानसभा की जो पवित्रता थी वो खत्म हो गई है। गलत आंकड़े, असत्य तथ्य विधानसभा के पटल पर आते हैं। अगर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं तो विधानसभा में वो पहुंचने से ही पहले रुक जाते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, ये लगातार चल रहा है कि विधायक सवाल उठाया गया तो मैनेज कर लो, नहीं तो विधानसभा सचिवालय में मैनेज कर लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विधायक कह रहे हैं। 2 दिन पहले तो एक विधायक ने धरना दिया है नरेंद्र तोमर के कमरे में कि मेरा सवाल किसने रोका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो कल बोला गया, ठीक है, उन्होंने 4 घंटे चर्चा कराई, तो ध्यानाकर्षण की जगह स्थगन कराते और जो मांगा गया था। इसके अलावा
क्या निकला? भाई इसके लिए जिम्मेदार अध्यक्ष हैं कि अगर असत्य जानकारी दी गई और विपक्ष आज मांग कर रहा था कि कार्रवाई करो तो उन्हें करना चाहिए था। कोई तो कमजोरी है, कहने को चर्चा भी हो गई लेकिन कोई नहीं फंसा, क्योंकि विश्वास सारंग को पकड़ा जाएगा तो वो आईएएस भी आएंगे और वो सब हिस्सेदार आएंगे जिन्होंने मलाई में एक एक चम्मच खाया है। विश्वास सारंग के खिलाफ जो कुछ नारेबाजी या जो उनके इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है या बीजेपी की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है? क्योंकि चर्चा ये भी आ रही है कि बीजेपी में ही किसी ने मोर्चा खोला है विश्वास सारंग के खिलाफ और उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को मोटिवेट किया है। देखिए, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि कांग्रेस, क्योंकि मंत्री वो थे, अध्यक्ष वो थे, तो नाम उन्हीं का आएगा, मोर्चा उन्हीं के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, मैं एक लाइन में बहुत साफ साफ कहूँगा आपको, क्योंकि पहले जो कांग्रेस के भीतर होता था कि कांग्रेस को दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस हो गई है और बीजेपी के भीतर इतने गुट हैं, सदन आपने भी देखा और मैंने भी देखा, जिसके बारे में जब बोल रहे हैं तब खड़े होकर दो लोग बोल देंगे, अन्यथा पूरा सदन बैठा है। जैसे लोकसभा में नरेंद्र मोदी को जब राहुल खींच रहे थे तब कोई नहीं बोला, सबके मुंह उतरे हुए थे। ठीक वैसे ही विधानसभा में कल से आज तक देखा विश्वास सारंग के बचाव में कौन खड़ा हुआ, क्योंकि सबको पता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा आती, ऐसा बहुत स्पीड होती है, अब वो कई बार होता है कि पचाने की हैसियत नहीं होती है। सब हम 30 साल से देख रहे हैं, हमें उनका अतीत भी मालूम है, उनके पिताजी भी जानते हैं, स्पीड उनकी भी तेज़ है। उस स्पीड से फिर क्या होगा, तकलीफ किसे होगी? आसपास वालों को। अब ये सच, मैं तो विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय नरेंद्र तोमर जी से कि जो विपक्ष ने मांग उठाई है, अध्यक्ष की निष्पक्षता इसी में, उसकी वो जांच करा लें कि जो तथ्य आए हैं। फिर उन अफसरों को प्रताड़ित करो सदन में बुला के जिन्होंने गलत तथ्य सदन में रखने की हिम्मत जुटाई। ये उस विपक्ष का अपमान नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा की गरिमा का सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष कोई झूठ बोलते वो कुछ नहीं करेंगे, या तो फिर वो शामिल है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो जितने भी घपले घोटाले की चर्चा मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जाती है, ये लगभग सभी घपले घोटाले शिवराज जी के कार्यकाल के हैं और अब भुगतना डॉक्टर मोहन यादव को पड़ रहा है। मोहन यादव के कार्यकाल का अभी कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। अब ये जो नरसिंह घोटाले में जो पूरी सरकार फेस कर रही है वो मोहन यादव की सरकार फेस कर रही है, बचाने से लेकर फेस करने तक। क्या लगता है आपको कि शिवराज जी तो प्रमोशन लेके दिल्ली बैठ गए, मजे में हैं, और यहाँ मोहन यादव उनको झेल रहे हैं पूरी उनके कार्यकाल की तमाम बुराइयों को? रविंद्र जी, अपनी दुनिया भर में मध्य प्रदेश क्यों बदनाम हुआ था? व्यापम से बैठते ही कौन सा कांड आया था डंपर। हर नीट जो अब चल रहा है, नेट यूजीसी जो आज चल रहा है, इसका जनक कौन है? इसका दादा है, ग्रैंडफादर है व्यापम। तब भी नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेके और 2024 तक एक बार भी सीबीआई ने जो कुछ किया, व्यापम में ये बात नहीं खुली कि सीबीआई पैसे ले रही है, लेकिन नरसिंह घोटाले में पकड़ में आ गया। सीबीआई को भी चोरी करना सिखा दिया मध्य प्रदेश ने। सीबीआई कहाँ आके पकड़ी गई? घूस लेते सीबीआई के लोग पकड़े गए मध्य प्रदेश में आके। इतना असर है। जो बीजेपी जिसकी शुचिता और शालीनता की और जिसकी ईमानदारी की, जो अटल जी की पार्टी थी, उसकी कस्में खाई जाती थी, वो उतने ही गर्त में गई है। आज आप दिल्ली में बात करो तो, मैं था 4 दिन दिल्ली, सब व्यापम सबको याद है। ये जरूर है कि वो कौन सी बात हुई कि नरेंद्र मोदी भूल गए और वो शिवराज सिंह को अपनी कैबिनेट में 5वें नंबर पे बैठाए हुए हैं। मुझे लगता है कि कल को अगर कांग्रेस शुरू हुई तो वो व्यापम भी उठेगा लोकसभा में, क्योंकि सामने बैठे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम यदि पूरे देश में राजनीतिक क्षेत्र में डंपर की बात करें तो शिवराज जी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। हम चोरहट लाटरी कांड की बात करें तो अर्जुन सिंह जी का चेहरा सामने आ जाता है। अब क्या देश में ये होगा कि नरसिंह की बात करेंगे तो विश्वास सारंग का चेहरा अपने आप सामने आएगा, या वाकई ये मामला दबा दिया जाएगा? विश्वास सारंग बहुत छोटा प्यादा है, इसकी बलि चढ़ेगी देर सवेर, इसी की बलि चढ़ेगी, क्योंकि वो चेहरे जो वास्तव में नरसिंह घोटाले के जिम्मेदार हैं, अगर वो एक्सपोज हो गए तो नरेंद्र मोदी भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। विश्वास सारंग को खूब मेहरबान दिख रहे हो आप। नहीं, विश्वास सारंग को प्यादा बता रहे हो और कह रहे हो कि इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है। मुझे एक बात बताइए, तो फिर इस्तीफा क्यों मांग रही है कांग्रेस उनसे? जो सामने है वो अब शिवराज सिंह से तो नहीं मांगा जा सकता, मोहन यादव से तो नहीं मांगा जा सकता। सवाल तब भी ये उठा था जब शिवराज सिंह थे। बता दो ना, विश्वास सारंग के पीछे कौन है? विश्वास सारंग के पीछे शिवराज सिंह है, शिवराज सिंह के पीछे अब नरेंद्र मोदी हैं। क्यों? क्योंकि पोल खुलेगी
तो वो जो मैंने आपसे कहा कि टेबल आप पे कह रहे हो कि नरसिंह घोटाले का पैसा शिवराज जी से के बाद होता हुआ दिल्ली तक गया है। दिल्ली ने एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ है। दिल्ली में गुजराती चला रहे हैं, आप समझिए, और व्यापार उनके खून में है। मध्य प्रदेश में कौन कितना, और मुझे तो ये भी पता लगा है, पुष्टि नहीं है, कि एक अफसर ने ले लिए थे जो मुख्यमंत्री से चला रहे थे, उनकी पत्नी ने पैसे ले लिए थे, उनका भी हिसाब ले लिया गया है उनसे बुला के। ये चर्चा पूरे बाजार में है। भोपाल में लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब इतना महीन हिसाब या तो वो बनिया रखता है जो गले पे बैठता है और रोज लगाता है, या फिर अब वो लोग रख रहे हैं जो राज्यों से वसूली कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जरा पता करिएगा। अमाउंट भी बताया गया है 3.5 करोड़ रुपया। तो आप इसका क्या करोगे? आप सब शामिल है। विश्वास सारंग ऐसा नहीं दूध के धुले हों, उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन अकेले पचाए नहीं है। उसमें वो अफसर भी शामिल है जिसको सालों से बैठाया हुआ है, और जिसके बारे में किसी ठेकेदार से पूछ लो आप, उसको सबसे अच्छा मानते हैं। वो कहते थे 40% दे दो, 60% ले आओ, फिर कोई कुछ नहीं होने वाला। और अब तो और टैक्स बढ़ गया है, नया टैक्स मॉन टैक्स आ गया है। तो ये सब चीज़ें, और क्यों आ गया भाई? अगर नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे थे, भ्रष्टाचार के जिस अरविंद केजरीवाल के 100 करोड़ पे आपने जेल में डाल दिया, तो यहाँ तो हजारों करोड़ का है, सैकड़ों करोड़ के अलग अलग छोटे। माइनिंग का कितना बड़ा है, और नर्मदा को मां सब मानते हैं। आईपीएस अफसर मारा था माइनिंग माफिया ने, और कितने कर्मचारियों को। लेकिन घड़ियालू आंसू बहा के, चाहे शिवराज सिंह हो चाहे मोहन यादव हो, सब रह गए। रोज पिट रहे हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी। कौन मार रहा है? कौन है वो ठेकेदार? क्या वो कानून से ऊपर है? नहीं, क्योंकि वो जो कमा रहे हैं उसमें सबका हिस्सा है, वो सब में बंटता है, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सरकार हो, चपरासी से लेकर अफसर सब। इसलिए कोई नहीं बोलेगा। विश्वास सारंग इसलिए क्योंकि विश्वास सारंग जो है उनके संरक्षक शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए उनके अपने साथ वाले, क्योंकि जब तक शिवराज सिंह चौहान थे तब तक विश्वास सारंग इस स्पीड से चलते थे, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे एक समय में, तो ये भी आ गई थी। और अब वो ऐसी बातें मैं कैमरे पर नहीं करूँगा कभी। अब इतनी चीज़ें हैं भोपाल शहर में, जेल में बंद लोगों से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। आसपास की ज़मीनों का पूछ लीजिए। कांग्रेसी बदनाम थे, आज भी हैं, छोटे छोटे लालच में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग मगरमच्छ हैं। इन्होंने इतना खाया है और डकार भी नहीं लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अरुण दीक्षित जी पूरे मूड में हैं। उन्होंने एक तरह सरकार की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, इतने आरोप लगा दिए उन्होंने। ये अच्छा है कि कुछ नाम लिए हैं, कुछ नाम नहीं लिए हैं, लेकिन उनने एक बड़ी बात आज कही है और कहा है कि नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग की बलि चढ़ना तय है। लेकिन विश्वास सारंग पूरी तरह दोषी है, ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विश्वास सारंग केवल एक प्यादा है। इस घोटाले का जो रकम है, इसका जो पैसा है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री के से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है। ये बड़ा आरोप है। यदि ईडी चाहे तो इसकी जांच कर सकती है, सीबीआई चाहे तो जांच कर सकते हैं। सीबीआई के तो खैर अधिकारी इस पूरी जांच करते करते पैसे लेते पकड़े गए हैं, तो निश्चित तौर पे भरोसा किस पे करें। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जो एक नर्सिंग का कोर्स करने वाले हैं या जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया है, उनके सपने जरूर एक बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह अब नए कॉलेज चलेंगे, किस तरह लोग नर्सिंग करेंगे, और क्या मध्य प्रदेश से नर्सिंग का डिप्लोमा लेने वालों का मध्य प्रदेश के बाहर जॉब मिल पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसकी पर चिंता करना चाहिए। बुद्धिजीवियों को चिंता करना चाहिए, मीडिया को चिंता करना चाहिए, और मध्य प्रदेश के पूरे 7.5 करोड़ लोगों को चिंता करना चाहिए कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।